तो दोस्तों कैसे हो आप। आज की कहानी में बहुत ही मजा आने वाला है, तो शुरू करते हैं। ये कहानी 1972 के वक्त में है, जहां पर दो बच्चे खेल रहे थे। तभी इनकी मार्बल की बॉल इनके हाथ से गिरकर नीचे दूसरे फ्लैट में पहुंच जाती है। जब वो बच्चे फ्लैट के अंदर जाकर जैसे ही मार्बल की बॉल को उठाते हैं तो सफेद कपड़े पहने एक औरत चेयर से गिर जाती है। असल में वो काफी देर पहले ही मर चुकी थी। इस सब के 4 साल बाद इसी बूढ़ी औरत वाले फ्लैट में एक फैमिली शिफ्ट हुई थी, जिन्होंने ये फ्लैट बैंक से लोन लेकर लिया था। बैंक का लोन उतारने के लिए दोनों हस्बैंड और वाइफ तो काम पर चले जाते हैं और इनके पीछे घर पर रह रही थी अम्पायरो, जो इस कपल की बड़ी बेटी है, जिसने घर पे रहकर अपने छोटे भाई रैफल और अपने दादाजी का ख्याल रखना होता है। अभी वो अपने भाई के कपड़े चेंज करवा रही थी तो अचानक उनके पास बैठे दादाजी गायब हो जाते हैं। घबराहट में वो अपने भाई को छोड़कर अपने दादाजी को ढूंढने लग जाती है। दादाजी इस टाइम वॉशरूम में थे। उन्हें देखते हुए अम्पायरो भी वॉशरूम के अंदर चली जाती है और अचानक वॉशरूम के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो जोर से चिल्लाकर अपने मॉम डैड को बुलाती है। उसके मॉम डैड दरवाजा खोलकर उसको बाहर निकाल देते हैं और फिर रैफल के रूम में जाते हैं, जहां वो खिड़की से लटका हुआ था। अगर रैफल गिर जाता तो यकीनन ना बचता। उसके डैड अपनी वाइफ को खामोश कराते हुए जल्दी से जाकर रैफल को पकड़कर कमरे में ले जाती है और फिर अम्पायरो को डांटना शुरू कर देती है। अम्पायरो उन्हें बताती है कि यहाँ दादाजी अजीब तरीके से गायब हो गए थे। फिर अचानक वॉशरूम के दरवाजे बंद हो गए और जब मैंने नीचे देखा तो मुझे नीचे एक शैतानी पांव नजर आया। अम्पायर के मॉम डैड उसकी कोई बकवास नहीं सुनते और उसे ही डांट कर यहाँ से चले जाते हैं। सीन कट होकर हमें अम्पायरों के दूसरे भाई को दिखाया जाता है, जिसे अपनी रूम की खिड़की पर दूसरी बिल्डिंग से अटैच रीलिंग पर एक लेटर मिलता है। इस लेटर पे एक लड़की का नाम लिखा था। अम्पायरों के भाई को लगता है कि शायद ये लड़की उसे दोस्ती करना चाहती है। वो भी अपना नाम लिखकर उस रेलिंग पर लगाकर दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचा देता है और काफी देर तक उस लड़की के वेट में खड़ा रहता है जो ये लेटर लेगी। वो थक कर जैसे ही उस साइड पर होता है तो उसे दोबारा रेलिंग से आवाज आने लगती है। जब वो देखता है तो उस जगह पर एक और लेटर पड़ा होता है, जबकि दूसरी तरफ रफल अपने कमरे में ड्राइंग कर रहा था। और इस मतर बाद दोबारा अम्पायरों के दादाजी घर से चले जाते हैं। अपने दादाजी को ढूंढने से पहले वो रफल को यह कह के गई थी कि यहाँ से हिलना मत, लेकिन उसके यहाँ जाते ही रफल को एक मार्बल बॉल की आवाज सुनाई देती है जो उसके रूम के बिल्कुल करीब पड़ी थी। रफल जैसे ही इस मार्बल बॉल को उठाता है तो उसे अपने दूसरे कमरे से टीवी चलने की आवाज सुनाई देती है। टीवी पे एक बूढ़ी औरत कार्टून में उसे अपने पास बुला रही थी। रफल बेचारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही टीवी के करीब जाता है तो टीवी के अंदर से एक भूतिया हाथ निकलकर उसे टीवी के अंदर कर लेता है। यहाँ दिखाया जाता है कि अम्पायरों को रोड पर घूमते हुए अपने दादाजी भी मिल जाते हैं, जिन्हें वो लेकर जब घर आ रही थी तो उसके दादाजी कहते हैं कि नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां जो औरत है वो हम सबको मार डालेगी। अम्पायरों जबरदस्ती उन्हें लेकर आ जाती है, लेकिन घर आने पर उन्हें रफल कहीं नहीं मिल रहा था। घबराकर ये लोग पुलिस में भी रिपोर्ट करवा देते हैं, जिसके बाद अम्पायरों के मॉम डैड भी रफल को ढूंढने के लिए बाहर निकल चुके थे। अब अम्पायरों ही घर पर अकेली थी। तभी उसे एक फोन की आवाज सुनाई देती है। अम्पायरों जब फोन उठाती है तो फोन पे दूसरी तरफ रफल था। वो रफल से पूछती है कि तुम कहाँ हो, लेकिन वो खुद भी नहीं जानता था कि आखिर वो कहाँ पर है। फोन पे बात करते हुए रफल की आवाज पास ही एक फ्लैट से आती है। वो फोन छोड़कर जल्दी से उस फ्लैट के पास जाकर उसे जोर जोर से खड़काना शुरू कर देती है और ऊपर से इसी बिल्डिंग में रहने वाला एक दूसरा आदमी आकर अम्पायरों को बताता है कि ये फ्लैट सालों से नहीं खुला। अम्पायरों के मॉम डैड और उसका भाई भी यहाँ आ चुके थे। वो इन सबको बताती है कि मुझे रफल की आवाज यहाँ से आ रही थी। लोग इस फ्लैट का लॉक खोलकर इसके अंदर चले जाते हैं। रफल को ढूंढते ढूंढते अम्पायरों इस फ्लैट के कमरे में आए, जहाँ उसे एक पर्दे के पीछे छोटे बच्चे का साया नजर आता है। जैसे जैसे वो साया करीब आता है वो साया बड़ा होने लग जाता है। अम्पायरों जैसे ही पर्दा हटाती है तो वहां एक चुड़ैल खड़ी थी। वो उसे देखते ही डर चुकी थी। उसके लंबे लंबे बाल, वो जोर जोर से चीखें मार रही थी। अम्पायरों की फैमिली उसे यहाँ आकर खामोश करवाने की कोशिश करती है और उसके डैड जब खिड़की के पीछे देखते हैं तो वहां कोई भी नहीं था। खैर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि अम्पायरों की मॉम अपने काम पे थी। यहाँ उस शॉप पे कस्टमर के तौर पे एक पैरालाइज्ड औरत आती है जो अम्पायरों की मॉम को देखकर सीटी बजाने लगती है। अम्पायरों की मॉम को जरा अजीब सा लगता है। वो बाहर जाकर उस औरत से बात करने की कोशिश करती है और तभी यहाँ उस औरत की मॉम भी आ जाती है, जो उसे बताती है कि मेरी बेटी मर नहीं सकती। ये पैरालाइज्ड औरत अपनी मॉम को खुद समझाती है। वो असल में अम्पायरों के घर में होने वाली सारी चीजें अम्पायरों की मॉम को देखकर जा चुकी थी। इसीलिए इस पैरालाइज्ड औरत की मॉम अम्पायरों की मॉम को एक कार्ड देती है और कहती है कि इसे तुम हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी मदद करेगा। दूसरी तरफ घर में आज दोबारा अम्पायरों के बड़े भाई के पास दूसरी बिल्डिंग से एक लेटर आया है। वो दूसरी बिल्डिंग की खिड़की को देखता है, वहां तो कोई भी नहीं था। वो फैसला करता है कि सामने वाली बिल्डिंग में जाकर चेक करे कि आखिर कौन उसे वो लेटर लिख रहा है। ये लड़का जैसे ही दूसरी बिल्डिंग में जाता है तो कोई लड़की उसे पीछे से गले लगा लेती है। लड़के के हाथ में कैंडल थी।
सामने एक शीशा लगा हुआ था। ये लड़का जब शीशे में इस लड़की को देखने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि इस लड़की के पांव मुड़े हुए हैं। उसी वक्त ये चुड़ैल इस लड़के को मारने की कोशिश करती है, पर यह लड़का बड़ी ही होशियारी दिखाते हुए इस चुड़ैल को उठाकर दूर फेंक देता है और यहाँ से भागते हुए अपनी जान बचाकर निकल आता है। यहाँ अंपायरों को भी घर पर अब पेट में दर्द हो रहा था। जब वो अपना पेट चेक कर रही थी तो उसके पेट में बहुत सारे निशान थे। वो इन निशानों को ज्यादा गौर नहीं करती। उसे लगता है कि कोई एलर्जी होगी। वो अब कुछ सब्जियां लेकर आई थी जिसे वो अब किचन में रख देती है। तो किचन के दरवाजे में वो देखती है कि कोई अजीब सा क्रिएचर उसके किचन में कुछ बना रहा है। वो जल्दी से दरवाजा खोलती है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसके दादा हैं। अंदर जाकर जब वो अपने दादाजी से बात करती है तो उसके दादा अब उसके छोटे भाई यानी रफल की आवाज में उससे बात कर रहे थे। इसी टाइम पर दोबारा फोन रिंग करता है। अंपायरो जब दोबारा फोन उठाती है तो उसे रफल की आवाज आ रही थी। पहले की तरह ही रफल से बात करते हुए उसे रफल की आवाज पास के एक फ्लैट से आ रही थी। वो फोन को ऐसे ही छोड़कर जल्दी से उस फ्लैट का दरवाजा खोलती है और फाइनली उसे उसका भाई उसी फ्लैट में मिल जाता है। इस अजीब हरकत से वाकई पूरे घर वाले डर चुके थे। रफल और अंपायरों की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है कि बस अब और हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। फिर ये आदमी कहता है कि नहीं, हमने इस घर को खरीदने के लिए बहुत सारा बैंक लोन लिया है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। रात हो गई थी। अंपायरो जैसे ही अपने कमरे के अंदर कदम रखती है तो उसी टाइम उसके कमरे के सारे खिड़की दरवाजे एकदम बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि लाइट भी उसके कमरे की चली जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है। उसके मॉम और डैड जैसे ही इस कमरे में आते हैं तो उन्हें नजर आता है कि एक बहुत बड़ा खौफनाक भूत का हाथ जो अंपायरों की तरफ बढ़ रहा था। उसके डैड अंपायरों को बचाकर पीछे कर लेते हैं। ये देखने के बाद इन लोगों को फाइनली यकीन आ चुका था कि उनके घर में कोई ना कोई भूत रहता है। अब ये लोग इस घर में बिल्कुल नहीं रहने वाले थे। रफल और अंपायरों के डैड इन सब को लेकर एक होटल में चले जाते हैं। पूरी रात ये लोग दुआएं करते हुए गुजर जाते हैं कि वो इस आत्मा से बच पाए जो उनके घर में रह रही है। अगले दिन अंपायरों के मॉम डैड को बैंक वाले बुलाकर ये बताते हैं कि आपको जल्द से जल्द बैंक का लोन वापस करना होगा। पैसे का इंतजाम करने के लिए अंपायरों के डैड अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, लेकिन कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। पिछले 2 दिन से ऑफिस में नहीं गए थे, इसीलिए उनको जॉब से भी निकाल दिया गया था। थक हार कर अब अंपायरों की मॉम उस पैरालाइज लेडी के घर जाती है जिसकी मॉम ने उसे एक कार्ड दिया था। वो अपने घर में होने वाली सभी चीजों के बारे में उनको बताती है, जिस पर ये लेडीज कहती है हमें तुम्हारे घर में होने वाली हर चीज के बारे में पहले ही पता था। अब उनके घर को देखने के लिए उनके साथ यहाँ आई थी, जबकि अब अंपायरों भी उनके घर में रहने वाले पिछले लोगों से मिलने के लिए गई थी। ये औरत बताती है कि जब हम लोग उस घर में रहते थे तो मेरी एक पूरी फैमिली, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, और हमें पता भी नहीं था कि मेरा बेटा एक ट्रांसजेंडर है। उसे लड़का होने के बावजूद लड़की बनने का शौक था। इसी गुस्से में उसके डैड हमेशा उस लड़के को बेसमेंट में बंद कर देते थे। लेकिन वक्त गुजरा, उस लड़के की आदतें बदली नहीं। वो बिल्कुल औरतों की तरह बिहेव करने लगा। उसके बेटे को माँ बनने का शौक था और इसी वजह से वो उस लड़के को वहीं बंद करके यहाँ आ गई। वो लड़का वहीं तड़प तड़प कर मर गया। तभी से उसी की रूह वहां पर भटक रही है। यहाँ रिवील होता है कि वो अपनी माँ बनने की ख्वाहिश पूरा करने के लिए अंपायरों के भाई को बार बार लेटर्स लेकर अपने पास बुलाती थी और उसने 2 मतरबा मौका पाने के बावजूद भी अंपायरों को इसीलिए नहीं मारा क्योंकि अंपायरों प्रेग्नेंट थी। अंपायरों ये सब कुछ जानने के बाद फौरन घर पर जाती है जहाँ उसकी मॉम उस पैरालाइज लेडी को लेकर आई हुई थी। वो आत्मा इस पैरालाइज लेडी के जिस्म के ऊपर कब्जा कर लेती है और इन सबको मारने के लिए इनके ऊपर हमला कर देती है। तभी अंपायरों एक कांच का टुकड़ा लेकर उसको धमकी देती है कि अगर तुमने हम सबको नहीं छोड़ा तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। ये सुनकर वो आत्मा थोड़ी रिलैक्स होती है और अंपायरों दोबारा उसे कहती है कि अगर तुम हम सबको छोड़कर यहाँ से नहीं गई तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। मुझे पता है कि तुम ये बच्चा लेना चाहती हो। भूत अब इमोशनल हो चुकी थी। तब मौका पाते ही अंपायरों के डैड उसके ऊपर चढ़ते हुए उसे लेकर खिड़की से नीचे कूद जाते हैं, जिससे उनकी खुद की मौत हो जाती है और भूत फिर भी नहीं मरता। जिनके मरने के बाद उनके लाइफ इंश्योरेंस के सारे पैसे उनकी वाइफ यानी अंपायरों की मॉम को मिलते हैं। इन पैसों से वो इस घर के बैंक का लोन पे करने के बाद अपनी फैमिली के साथ इस घर को छोड़कर यहाँ से चली जाती है, जबकि वो आत्मा अभी भी उसी घर में थी, उसी कमरे में अभी तक बंद थी, जिसको दिखाते हुए ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगली कौन सी मूवी आप देखना चाहते हैं वो भी। धन्यवाद।